एक प्रकार की अहमियत होगा, इसके ऊपर बहुत सोच विचार करना ज़रूरी है। एक ब्रॉड तरीके से अमेरिका में यह सहमति ज़रूर बनी है कि एशिया के अंदर वो भी नहीं चाहते हैं कि एक यूनिपोलर एशिया का महाद्वीप बने जिसमें केवल चीन का भूमिका हो या चीन का वजन हो। भारत का भी वही उद्देश्य है। तो उस बड़े दायरे में अमेरिका और भारत को ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और साथ साथ भारत को किस प्रकार की क्षमता रूपरेखा होना चाहिए आर्थिक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में, ये सब बड़े बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर सौदा के अलावा भारत अमेरिका के बीच में एक समझौता की बहुत सख्त जरूरत है और शायद उस संदर्भ में भारत अमेरिका के लिए अहम है। ये बड़ा महत्वपूर्ण आपने कहा जो फुकुशिमा और भोपाल का जिक्र किया। और आज शीलकांत जी, एक संयोग से आज अखबारों में भी हमने देखा भोपाल पीड़ितों के मन की बात सुन लीजिए, एमनेस्टी की तरफ से एक एडवर्टीजमेंट निकाला गया और ये नंबर डायल कीजिए और उसमें कहा गया प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ओबामा। सवाल ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी ड्राइव की दिशा में भी भारत इस दौरे में कम से कम मुद्दे उठाएगा, उस दिशा में ले जाना चाहेगा? नहीं, अब रिन्यूएबल तो अलग चीज़ है, उसका नहीं, उसके कहीं पैरेलल में और जिक्र होगा जिससे जो इंडियन कंसर्न को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करे चीज़ें। हाँ, रिन्यूएबल में तो वाकई इंडिया कंसर्न है और हम लोग जो अभी तक वैसे भी 20,000 मेगावाट रिन्यूएबल का हम लोग बना चुके हैं अभी तक, जबकि न्यूक्लियर का 20,000 पे नहीं है। पर रिन्यूएबल में दिक्कत यह है कि कैपेसिटी अलग होती है, क्योंकि अब सूरज आज है, डूब जाएगा तो फिर नहीं होगा। विंड है, विंड आज है कल नहीं, तो वेरिएबल होती है रिन्यूएबल। तो अगर आपके बड़े बड़े शहर हैं जिसमें कि 10 मिलियन आबादी है, तो वहाँ एक बेस लोड पावर देना ज़रूरी होता है। तो वो बेस लोड पावर जो है, जो कि आपको हमेशा मौजूद रहे, तो वो बेस लोड पावर या तो थर्मल पावर हो सकती है या न्यूक्लियर हो सकती है। थर्मल लेकिन एमिशंस करती है, इसलिए न्यूक्लियर एज बेस लोड पावर इज़ प्रेफरेबल। दूसरा, जब आपकी सोलर एनर्जी और एक ही ग्रिड में देंगे तो सोलर एनर्जी कम ज़्यादा होगी तो ग्रिड में परिवर्तन होगा, तो उस ग्रिड के परिवर्तन को एब्जॉर्ब कर सके, इसमें इसको झेलने लायक एनर्जी जो पावर प्रोडक्शन है उसकी कैपेसिटी हो। नहीं, उन्हें भी मैसेज देना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी को भी मैसेज देना है दुनिया को। हाँ, तो नहीं, मैं ये कंप्लीट करूँ ये वाली बात। तो उसमें न्यूक्लियर का रोल जो है, भले पूरा ना हो, अगर 10, 15, 20% जितना भी बने भारत का अगले 50 सालों में, वो एक महत्वपूर्ण रोल है। और चूँकि अमेरिका के पास न्यूक्लियर 100 न्यूक्लियर रिएक्टर चला रहे हैं अभी भी वो लोग, भले आगे ना बनाए हों, लेकिन 2 नए रिएक्टर उन्होंने शुरू किए हैं। उनके यहाँ टेक्नोलॉजी भी है और अमेरिका में जनरेशन 4 के नाम से नए न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात चल रही है, बहुत उसमें रिसर्च चल रही है। हो सकता है कि वो मॉड्यूलर रिएक्टर बना लें वो लोग। तो हमें न्यूक्लियर के क्षेत्र में, सिविल न्यूक्लियर के क्षेत्र में अमेरिका के साथ जल्दी जल्दी ये इस तरफ बढ़ना चाहिए और जो हमारी शंकाएँ हैं, उनको दूर कर देना चाहिए। तो जैसा कि चल रहा है अभी तक कि वो लायबिलिटी की शंका शायद दूर हो जाए, क्योंकि उसमें ले दे के प्रीमियम बढ़ेगा इंश्योरेंस का, और प्रीमियम का जो परिलक्षित होगा कीमत में। और दूसरी बात जो है वो इंस्पेक्शंस की है, उसके लिए सेफगार्ड्स हैं ही जी। तो अगर दोनों तरफ से अगर मामला सुलझ जाए तो इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। हम लगातार एक दृश्य स्क्रीन पर दिखला रहे हैं आपको, जिसमें जिस गर्मजोशी के साथ इस मुलाकात हैदराबाद हाउस में 1 to 1 यहाँ पर बातचीत होनी है और लगातार जो केमिस्ट्री है पूरी दोनों की मुलाकात की, प्राइम मिनिस्टर मोदी और बराक ओबामा की, ये बार बार दिखला रही है कि दोनों इस चीज़ को समझ रहे हैं कि क्या आने वाले वक्त में दोनों देश एक दूसरे की ज़रूरत का, ना सिर्फ आर्थिक क्षेत्र के मद्देनज़र, ये पूरा सिलसिला है जब दोनों चल कर आए और मीडिया के सामने फोटोऑप में उन्होंने अपनी आप को जो पेश किया और जिस गर्मजोशी के साथ मुलाकात, दोनों तरफ दोनों के राष्ट्रीय झंडे लगे हुए हैं और उस बीच में, और वहाँ पर एक तैयार भी किया गया जिसमें 3 बजे जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कहिए लेकिन जॉइंट उद्बोधन जरूर है, दोनों को अपनी बातें रखी जाएंगी वहाँ पर। क्या तो ये एक स्थिति बतलाती है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों के मद्देनज़र ये यात्रा बराक ओबामा की सिर्फ 26 जनवरी के मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं है, मुख्य अतिथि के तौर पर। और 26 जनवरी जो है
क्या समझौते इतने बड़े हो सकते हैं कि लगेगा कि ये पूरी यात्रा समझौतों की वजह से जानी जाएगी, और आने वाले वक्त में जिसका जिक्र लगातार भारत के पॉलिटिकल फ्रंट पे भी हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जगह जगह पर जा रहे हैं जरूर, लेकिन उनका कद बढ़ रहा है, भारत की महत्ता बढ़ रही है, लेकिन अभी तक दुनिया के किसी देश से ऐसा समझौता हुआ नहीं है जिसको लेकर ये कहा जाए कि भारत जो मेक इन इंडिया की दिशा में बढ़ना चाह रहा है उस दिशा में उसने कोई बड़े कदम उठाए हैं या बढ़ाए हैं। इसीलिए ये सवाल बार बार शुरू हो रहा है, क्या ये समझौते का दौर है और इस समझौते के दौर में हैदराबाद हाउस से कुछ निकलेगा, क्योंकि ये कल सुबह तक के पूरा सिलसिला चलना है और इन सब के बीच मुलाकात और डेलीगेशन से आपस में समझौतों की दिशा में कदम बढ़ना है। प्रोफेसर मुनि, क्या ये माना जाए कि हम जरा सा न्यूक्लियर वाले से जरा सा अगर आगे बढ़ें, दोनों के लिए एक मुश्किल है। एक तरफ बराक ओबामा अपने आखिरी फेज में है, जहां पर अब इसके बाद उनको जिस दिशा में ले जाना है वो अपनी पार्टी को भी देखना है अमेरिका में। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी शुरुआत है, यहां से इनको अब टेक ऑफ करना है। अभी तक टेक ऑफ उस तरीके से नहीं हुआ जिसका इंतजार कर रहे हैं। और आज ही हम पढ़ रहे थे कि लास्ट फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम का जो पूरा एक आर्टिकल आज उन्होंने लिख डाला है कि दरअसल ये प्रचार के तरीके लगते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, बनिस्बत कुछ पॉजिटिव कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो क्या ये माना जाएगी, समझौतों की दिशा क्या हो सकती है? नहीं, समझौते, अगर परमाणु समझौते की आप बात कर रहे हैं, वीज़ा का मसला है, जो एशिया पैसिफिक का सवाल है, उसमें अगर आप याद करें तो जब मोदी जी गए थे तो स्पेशल प्रोविजन जैसे फर्स्ट टाइम इंडिया यूएस जॉइंट स्टेटमेंट में साउथ चाइना सी का जिक्र हुआ, जो पहले कभी नहीं हुआ। तो इस तरह की घोषणाएं संभव है। मुझे लगता है कि न्यूक्लियर समझौते पे एटलीस्ट जो लायबिलिटी एस्पेक्ट है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन इंस्पेक्शन का सवाल अभी भी मेरे हिसाब से जटिल है। शर्मा जी कुछ कह रहे थे पहले, मैं मानता हूं कि IAEA के अंडर हमने इंस्टीट्यूशनल इंस्पेक्शन माना है, उसको एक बायलेटरल कॉन्टेक्स्ट में इस इंस्पेक्शन को मानना, उसका अशोक ठीक कह रहे हैं कि उसका बहुत पॉलिटिकल बलवा हो सकता है हिंदुस्तान में, और इसीलिए मनमोहन सिंह की सरकार भी उस पर आगे नहीं बढ़ी। और मैं समझता हूँ मोदी जी को उसका कुछ न कुछ समाधान निकालना पड़ेगा अगर इसको आगे बढ़ाना है। सवाल ही नहीं उठता। नहीं, अगर यहाँ पर सवाल नहीं है तो फिर क्या अमेरिका उस दिशा में झुकेगा? तो फिर अमेरिका को कुछ समझौता करना पड़ेगा उसमें। उस पर झुकना, उस पर वो जो भी है, समझौता तो हो गया है। नहीं, क्या हुआ है, वही तो फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा। अमेरिका इस पोजीशन में आ चुका है कि वो झुक जाए इस इशू पर, आपको लगता है? नहीं, झुकने की बात नहीं है। नहीं, इन जनरल जो बात की गई है, आज सुबह हमारे प्रवक्ता ने, अकबरुद्दीन ने कहा है कि देयर विल बी आउटकम्स ऑफ सब्सटेंस, और आपके पत्रकार जावेद अंसारी जी को भी बताया गया है कि एरियाज हैव नॉट बीन आइडेंटिफाइड ना, बट और रह क्या गया है, ब्रेक थ्रू एक ही चीज में है, ब्रेक थ्रू परमाणु में है और कहीं ब्रेक थ्रू नहीं है, बाकी रेपिटेशन है। अब ये जो डिफेंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, उसमें कोई नई बात नहीं है। नहीं, उसमें मैं बताऊं, जैसे जॉइंट प्रोडक्शन की बात है, हमने उसकी कैप बढ़ा दी है FDI की डिफेंस में, लेकिन उसके अलावा दूसरी छोटी मोटी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। किस ढंग की टेक्नोलॉजी आएगी? अमेरिका ने ऑलरेडी हमको कुछ प्रपोजल्स दे रखे हैं जो हमने छुए नहीं अभी तक, क्योंकि हमें लगता है कि उससे हमको फ़ायदा नहीं है। दूसरे एरियाज़ में जिसमें हम जॉइंट प्रोडक्शन चाहते हैं उसमें अमेरिका अभी आगे नहीं आ रहा है। तो उसमें भी ऐसे मसले हैं जो पब्लिक डिबेट में नहीं है, लेकिन टेक्निकली वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जॉइंट, और जैसे आपने शुरू किया था कि मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा दारोमदार डिफेंस प्रोडक्शन पे आएगा। मोदी जी ने जब INS विक्रमादित्य को वो लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने कहा हम टेक्नोलॉजी लेकर इन्वेस्ट। तो दो चीज़ और हैं जिसके ऊपर और बढ़त हो सकती है, एक है काउंटर टेररिज्म पर और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर। अभी हाल में जब पिछला समिट हुआ था उसमें एक काउंटर टेररिज्म का बड़ा उम्दा क्लॉज उसमें, जिसमें ग्रेटर कोऑपरेशन की बात कही गई, उसको और आगे बढ़ाना इंटेलिजेंस शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म। और दो बातें और, इंटेलिजेंस शेयरिंग जनरल साहब एक लेवल पे हो रही है अभी भी। नहीं, उसको और आगे बढ़ाना है, तो वो लेवल का सवाल है, एक इनिशिएटिव का सवाल नहीं है। ये जो नहीं जनरल साहब, देखिए होता क्या है, अमेरिका जब आता है टेररिज्म का सवाल आता है तो उसमें लगता यही है कि वो भारत को
पाकिस्तान का नाम ले लेता है, बस उसी में सहला देता है। वो एक कहीं पर्सपेक्टिव में चीजें नहीं आ पाती। मैं तो ये सुबह से यही कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है, जिसको हम स्ट्रेटेजिक कहते हैं, वो स्ट्रेटेजिक हो ही नहीं सकती जब तक पाकिस्तान आपके बगल में बैठा हुआ है, और जब तक यूएस पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नॉन नेटो एलाई का स्टेटस देता है, और साल के साल 2.5 बिलियन डॉलर्स आप उनको एड देते हैं। कैरी लूगर बिल, जॉन कैरी यहाँ गुजरात आए और गुजरात के एकदम बाद पाकिस्तान चले गए, तो क्या उससे क्या मैसेज मिलता है आपको? नहीं, तो जब तक पाकिस्तान को आप एक अपनी जगह पे नहीं ला पाएंगे, ये स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप स्ट्रेटेजिक हो ही नहीं सकता। वो अपने लिए बैलेंस। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका की समस्या है, वो हमारी पाकिस्तान के साथ समस्या जो है, दोनों के बीच में काफ़ी समानताएं हैं। पाकिस्तान की जो डबल टॉक है और जो ट्रस्ट डेफिसिट हमारे साथ है, वही ट्रस्ट डेफिसिट अमेरिका के साथ भी है। अमेरिकन भी उन पर ट्रस्ट नहीं करते, पर चूंकि वो न्यूक्लियर पावर है, इतनी बड़ी शक्ति है यहाँ पे, इसलिए उनको एंगेज किए रखे हैं वो। पर आप पैटर्न देखिए, जब क्लिंटन साहब आए थे 2000 में, तो 4 घंटे के लिए गए थे कराची। उसके बाद बुश आए तो नहीं गए। जब ओबामा पिछली बार आए थे तब पाकिस्तान नहीं गए वो। जब इस बार आए तो उन्होंने ताकीद किया कि देखो कुछ गड़बड़ नहीं करना। तो एक एक के बाद जो स्टेप बाय स्टेप जो पाकिस्तान को सिग्नल जा रहे हैं वो अलग हैं। अच्छा, पाकिस्तान इससे तिलमिला जाता है और कुछ गलत काम करता है या कुछ तरह की दिक्कतें करता है, तो इस बात के लिए अमेरिका भी संवेदनशील है और भारत भी संवेदनशील है। दो तीन चीजें हैं। एक तो है खासतौर से न्यूक्लियर फील्ड के, एक और डाल दूं मैं, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चाइना इंपॉर्टेंट है। चाइना इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर हम लोग अभी बहुत संतुलित तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोनों तरफ स्ट्रेटेजिक एक्सपेक्टेशंस हैं जिनको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। हाँ, क्या ये चेक एंड बैलेंस का खेल हो जाएगा या फिर कहीं कोई ब्रेक थ्रू होगा, खासतौर से परमाणु क्षेत्र में, खासतौर से टेररिज्म के क्षेत्र में? हम एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौट रहे हैं। परमाणु के मद्देनजर क्या ये माना जाए कि जो उसमें जो क्लॉजेज हैं उस पर कोई सहमति होगी, लेकिन दूसरी स्थिति एक आतंकवाद के मद्देनजर है, और ख़ास तौर से भारत चाहेगा कि पाकिस्तान को लेकर ये मैसेज अगर हिंदुस्तान के भीतर है कि अमेरिका लगातार दो तरफा तरीके से पाकिस्तान को देखता है। खुद के आने के वक्त उसने कहा कि वहाँ से कोई आतंकी कार्रवाई होनी नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ ये बात भी आ रही है कि उसे आतंकवादी राष्ट्र घोषित भी नहीं करेंगे, जिसका जिक्र भारत लगातार कर रहा है। कौन सी सिचुएशन ऐसी होगी मुनी साहब, क्योंकि भारत अब लगातार कह रहे हैं बातचीत तब तक नहीं करेंगे जब तक आप 1-to-1 सामने नहीं आएंगे। पाकिस्तान लगातार कश्मीर को लेकर हुर्रियत के जरिए कहीं भारत से बातचीत कर, ये कहीं अमेरिका इस दृष्टि को किस रूप में देखेगा या इसमें बात होगी? देखिए, अमेरिका का सीधा दबाव हमेशा से ये रहा है भारत पर कि पाकिस्तान से बात करें। पहले के ज़माने में ये कहते थे आप पाकिस्तान को संतुष्ट कीजिए, अब संतुष्ट करने की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं आप पाकिस्तान से बात कीजिए। भारत ने ऐसे संकेत दिए हैं कि जब तक वो कश्मीर का झंडा लेके बैठे रहेंगे हम बातचीत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते हैं उनसे, और जब तक टेररिज्म पे वो ठोस कदम नहीं उठाते हम बातचीत आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान ये कह रहा है कि हम भारत से बात ही नहीं करेंगे जब तक जम्मू कश्मीर का मुद्दा वहाँ पे सेंट्रल नहीं, और जो हम पहले कर रहे थे जैसे हुर्रियत से बातचीत करना है, जब तक वो हम ये करते नहीं रहेंगे तो हम हिंदुस्तान से बात नहीं करेंगे। इस मुलाकात में लगता है आपको डायरेक्ट हो सकते हैं? मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि ओबामा साहब 1-to-1 जो बात होगी उसमें मोदी जी से कहेंगे कि आप पाकिस्तान से बात करना शुरू कीजिए, कोई रास्ता निकालिए। बावजूद इसके जो पेशावर में हुआ, जो पेरिस में हुआ, इन सब के मद्देनजर देखिए, टेररिज्म पाकिस्तान अमेरिका के परसेप्शन में टेररिज्म अलग है, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात अलग है। टेररिज्म में वो कह रहे हैं हम हिंदुस्तान के साथ में हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने, नहीं हम इस पे आ रहे हैं।